नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष ऑनलाइन मैट्रिक क्लास में सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। चलिए आइए हम लेखक परिचय करते हैं। लेखक परिचय। लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर और माता एडेल हेड मूलर थी। ये लेखक परिचय है। लेखक मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो जर्मनी के डेसाउ में हुआ था मैक्स मूलर। उनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को 1900 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। आइए हम लोग और इनके बारे में और कुछ जानते हैं। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे और लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। जब मैक्स मूलर वो 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई उनके घर की। फिर भी उन्होंने पढ़ाई में उनकी कोई बाधा नहीं आई और वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे और उन्होंने लैटिन में भी बहुत सारी कविताएं लिखी और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया था। उनके साहित्यिक रचनाएं हैं। 1841 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कंठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश का भी काम किया है। 1841 ईस्वी में मैक्स मूलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। फिर कंठ और केन का भी अनुवाद जर्मन भाषा में कराया। फिर मेघदूत है उसका भी महाकाव्य उसका भी जर्मन पद में अनुवाद कराया कर यश प्राप्त किए थे उन्होंने। आइए हम पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनतम एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती तथा ग्रहण करती आई है। यहाँ एक विलक्षण देश है। यह एक विलक्षण देश है। मतलब इन्होंने हितोपद भारत से हम कहते हैं जर्मनी भाषा में लिखा है, जिसका रूपांतरण मतलब भाषा में हिंदी में इनको भाषांतरित किया डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। और लेखक इसमें भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम विलक्षणता के विषय में बताते हैं और भारत से कहते हैं कि भारत से ही बहुत विश्व की सभी देश भारत से ही सब कुछ सीखती है ग्रहण करती है। और मैक्स मूलर भारत को एक विलक्षण देश बताते हैं। इसमें अनेकों लक्षण है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। इसकी सभ्यता में भारत की सभ्यता और संस्कृति में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेखक मैक्स में बताते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसके प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में बहुत कुछ सीख सकती है। पाठ का सारांश मैंने पाठ पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें महाचिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मतलब भारत से हम क्या सीखें यह पाठ मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। मैक्स मूलर ने एक भाषण दिया है भारत से हम क्या सीखें, ये मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक मैक्स मूलर ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कि भारत की क्या क्या विशेषताएँ हैं। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। भूतल पर स्वर्ग की छाया यहीं देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला है।
लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में ही संभव है। मतलब मैक्स मुलर कहते हैं सच्चे जो भारत है उसका दर्शन आप गांव में करते हैं, न कि कोलकाता मुंबई जैसे शहरों में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है, यह तपस्वियों की साधना भूमि है, जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही है। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं यह तपस्वी जो साधु संत से पहले उनकी यह साधना भूमि है, जन्मभूमि तथा कर्मभूमि रही है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेलियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत विज्ञान, कहावतें, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवहृत है। विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें ही भारत में ही है। भारतीय वाङ्मय और संस्कृति की महानता को विदेशी स्वीकार करते हैं। मतलब विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत से में ही है और भारतीय वाङ्मय एवं संस्कृत की महानता को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इसी प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकताएं के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि संस्कृत का संबंध लैटिन भाषा से भी है और इस प्रकार लैटिन भाषा, संस्कृत और ग्रीक तीनों भाषा एक दूसरे में उद्गम स्थल है। हिंदू और ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकताएं हैं। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। मतलब भारत है जो विद्या का, योग का, धर्म दर्शन का एक उद्गम स्थल, मैंने वहाँ यहीं से इसका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। पूरे विश्व को बुद्ध भगवान जिनको आप जानते हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अपने विचारों से आलोकित किया था विश्व को। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। इस प्रकार लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि भारतीय सभ्यता, इसकी संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने जो इसमें रुचि रखते हैं उसको भारत का भ्रमण अवश्य करना चाहिए, भारत अवश्य घूमना चाहिए, ताकि वह समय अच्छी पूर्णतः पूरे अंदर तक का ज्ञान ले सकें। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। मतलब वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिए। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्के के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्हें उन मुद्राओं को गला दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने उस सिक्के के महत्व को नहीं समझा और उसे गलवा दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक ने उस सोने के सिक्कों को गला दिए थे, इससे वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना बहुत अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्ता ऐतिहासिक को समझते थे। ऐसी कंपनी के निदेशक को की ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखित थे। वारेन हेस्टिंग्स उसकी ऐतिहासिक को समझते थे जो कितना ऐतिहासिक सिक्के थे, लेकिन कंपनी के निदेशक उसकी ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स बहुत दुखित हुए। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अंत में लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए अपना कहते हैं कि भारत की प्रकृति एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी भी कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमग
आ रही थी, तब अरब सागर के शीतल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कोलकाता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। तो सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य में बहुत सारे कार्य किए। और सर विलियम जन भारत कब पहुंचे? 1783 ईस्वी को पहुंचे थे। 1783 ईस्वी को वे भारत पहुंचे थे। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।